हाँ जी, नमस्कार बच्चों। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। हाँ भाई, अपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें चल रहा है, कौन सा पार्ट है, जो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। जो आपका अध्याय छठा है उसमें केंद्र सरकार के बारे में जिक्र किया गया है। कक्षा 10th का जो छठा अध्याय है उसमें हम बात कर रहे थे केंद्र सरकार की। किसकी कर रहे थे बच्चों? केंद्र सरकार की। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था, हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 स्तंभ होते हैं। केंद्र सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, 3 पार्टों में ये काम करती है। जिनमें पहला जो स्तंभ था उसका नाम था 1 नंबर स्तंभ का। केंद्र है तो केंद्र को संघ ये भी कह सकते हो, संघ भी कह सकते हो, तो उसका नाम है संघीय व्यवस्थापिका। पहला जो स्तंभ था उसका नाम है संघीय व्यवस्थापिका। रिपीट ही कर रहा हूं मैं आपको। दूसरा जो पार्ट था उसका नाम था संघीय कार्यपालिका। दूसरा जो स्तंभ है उसका नाम है संघीय कार्यपालिका। क्या नाम है? संघीय कार्यपालिका। और तीसरा जो स्तंभ है उसका नाम है संघीय न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ है। चौथा स्तंभ संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया। किसको माना जाता है? मीडिया। मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। कौन सा स्तंभ माना गया है? चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया। ओके, तो ये 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संविधान में जिनका उल्लेख है वो सरकार के, केंद्र सरकार के 3 ही स्तंभ माने गए हैं, जिनमें संघीय व्यवस्थापिका, जिसका दूसरा नाम संसद भी कह सकते हो आप। इसको क्या कह सकते हो? इसको संसद भी। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है। उन तीनों के बारे में हमने जिक्र कर लिया है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका की। संघीय कार्यपालिका में कौन आएगा? प्रधानमंत्री आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, उसकी मंत्रिपरिषद आएगी। इनके बारे में भी हमने जिक्र कर लिया है। संघीय कार्यपालिका भी हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं हम लोग संघीय न्यायपालिका की, यानी उच्चतम न्यायालय, या इसको कह सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट। क्या कह सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। इनमें तीनों को अलग अलग काम बांटे गए हैं। जैसे संघीय व्यवस्थापिका को काम बांटा गया है कि ये कार्य करेगी, कानून का निर्माण करेगी। कानून बनाने का काम संसद का होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। संघीय कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना, जो संसद ने या संघीय व्यवस्थापिका ने जो बनाया है उसको ये लागू करती है। और जो काम लागू किया है, जो कानून संघीय कार्यपालिका ने लागू किया है, उसको, उसकी रक्षा करने का काम, सही न्याय दिलाने का काम ये करती है संघीय न्यायपालिका। कौन करती है? संघीय न्यायपालिका। आज हम जिक्र करेंगे इस संघीय न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के बारे में इसका जिक्र करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये क्या चीज़ होती है, कैसे ये काम करती है। जो सरकार का तीसरा स्तंभ है केंद्र सरकार का, संविधान के अनुसार तीसरा है ये चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ओके, तो ये 2 स्तंभ हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे स्तंभ तीसरे की। क्या नाम है इसका? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका, ये संघीय न्यायपालिका। इसको आप कह सकते हो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या आप इसको कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट। क्या कह सकते हो इसको आप? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो एस। ठीक है, इसको उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायपालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हैं। अंतिम, एट लास्ट, अंतिम अपीलीय न्यायालय। आप अंतिम रूप से अपील कहां कर सकते हो? अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय। अंतिम रूप से अपील कहां की जा सकती है? अंतिम रूप से अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में।
जैसे कोई मुद्दा हो गया है, आपका कोई केस है, आपके न्यायालय में है, कोई सजा होगी, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, हम जा सकते हैं फिर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है लेकिन उस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है, फिर उस केस को लेकर जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया वो अंतिम और सर्वमान्य है, उसे मानना ही पड़ेगा, वो अंतिम फैसला है। इसका मतलब आपने जुर्म किया है, ये आपको मानना पड़ेगा, चाहे भले ही न किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो अंतिम अपील होगी है आपकी। उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हो कहीं, उसके बाद को आपके पास एक ऑप्शन बचता है और वो है क्षमा का ऑप्शन। फिर आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, गलती माननी पड़ेगी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को अगर दया आ जाए तो फिर आपको वो क्षमा कर सकता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वो आपको कोई सजा दी हो, लेकिन राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो राष्ट्रपति से कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे गलत फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मैंने गलती नहीं की फिर भी फैसला दे दिया है, फिर भी सजा दे दी है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। अगर आप ऐसा कहते हो तो फिर आपको सजा और ज़्यादा हो जाती है। तो अंतिम अपील ये न्यायालय है, ये अंतिम अपील की जा सकती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद क्षमा मांगनी पड़ेगी राष्ट्रपति से, वो उस पर डिपेंड है कि वो करता है या नहीं करता है। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम सुप्रीम कोर्ट की एक एक बातों के बारे में बात करें। सबसे पहले एक नंबर बात जो 10th क्लास में दिया हुआ है आपका, उसी पर बात करेंगे हम लोग। न्यायाधीशों की संख्या, नंबर 1 बात करेंगे न्यायाधीशों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या सिस्टम होता है, संख्या का क्या सिस्टम होता है। न्यायाधीश मतलब एक तो मुख्य होता ही होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश भी होता है, क्योंकि एक से इतने फैसले थोड़ी होते ना, पूरे भारत के केस आते हैं तो एक न्यायाधीश थोड़ी निपटाता है उसको, उसमें अलग अलग न्यायाधीश होते हैं। तो मूल संविधान में क्या सिस्टम था, मूल संविधान में सिस्टम था एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मूल संविधान में सिस्टम था एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य यानी कितने हो गए हैं, कुल 8। मूल संविधान में कुल 8 न्यायाधीशों की संख्या थी, 8 ही थे मूल संविधान में। और मूल संविधान का मतलब ये है बच्चों 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है जो लागू हुआ है, उस संविधान की बात हो रही है हमारी। यानी 26 जनवरी 1950 को अपने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 8 थी, जिनमें एक उनका मुख्य था और 7 उनके अन्य सहयोगी थे। ये न्यायाधीशों की संख्या थी, ये न्यायाधीशों की संख्या है, एक न्यायाधीश मुख्य है और 7 अन्य हैं। ठीक है, रह जाएगा ध्यान में। 2008 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई थी, जिनमें क्योंकि केस ज़्यादा बढ़ गए हैं, भारत की जनसंख्या बढ़ गई है, और जनसंख्या बढ़ गई तो केसेस भी बढ़ गए हैं। तो अब संख्या ये हो गई है एक मुख्य है प्लस 30 अन्य हैं, प्लस 30 अन्य हैं। आज आपसे पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने हैं कुल, तो कुल आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है 31, जिसमें एक मुख्य होता है और 30 अन्य होते हैं। इनका एक हेड होता है, बाकी 30 अन्य होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो संविधान जो है, ये अधिकार संविधान के पास है बढ़ाना और घटाना। संविधान जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन, उनकी कार्यकाल, सेवा, उनकी शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को देता है। संविधान जो है ये उल्लेख करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी क्षेत्राधिकार हैं, न्यायाधीशों का वेतन है, उनकी कार्यकाल की बात करोगे, उनकी संख्या की बात करोगे, ये सब कम ज्यादा करने का अधिकार किसी बंदे को नहीं है, बल्कि किसको है, संसद को है। ये अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है भैया। हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उनमें हम आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। 1 नंबर पॉइंट दिया हुआ है न्यायाधीशों की संख्या को लेकर, जिसमें यह दिया गया है कि मूल संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था,
उस मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या थी कितनी? 8, जिसमें एक मुख्य है और 7 अन्य न्यायाधीश है। 7 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, 2008 में इन संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया है, एक मुख्य कर दिया है और 30 अन्य कर दिया है, यानी कुल संख्या कितनी कर दी है? 31 कर दी गई है। ओके, ठीक है। संसद के पास कुछ अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर। उनका क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट कौन से क्षेत्रों का फैसला करेगी? वेतन को लेकर न्यायाधीशों के, कार्यकाल को लेकर, उनकी संख्या को लेकर कम ज़्यादा करने का, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट की ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। कम ज़्यादा करने का अधिकार संसद करती है और किसी के पास नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगली बात करते हैं, 2 नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग नियुक्ति को लेकर। 2 नंबर पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में हम बात कर रहे हैं, 2 नंबर पॉइंट है और वो है नियुक्ति। नियुक्ति मतलब लगाना, नौकरी देना, न्यायाधीशों को लगाना। कैसे होता है? तो नियुक्ति की अगर बात करोगे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या सिस्टम है? तो अन्य न्यायाधीश चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो और चाहे वो हाई कोर्ट की हो, वो न्यायाधीश से राष्ट्रपति के परामर्श से किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर किया जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति ही करता है सबकी नियुक्ति, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य हो। लेकिन अन्यों में अगर नियुक्ति होती है तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर होती है। उससे सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति करता है लेकिन सलाह लेता है किससे? किससे लेता है? ये सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। हाई कोर्ट की अगर किसी अन्य न्यायाधीश की लागू करना या उसको लगाना हो तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। इस प्रकार सलाह लेने का अधिकार है। ये सलाह लेता है राष्ट्रपति किससे? इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। रह जाएगा ध्यान में? ठीक है, ये सिस्टम होता है इसमें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर। और एक सिस्टम होता है कॉलेजियम व्यवस्था, कहते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, जिसमें जो न्यायाधीश है वो क्या करता है, किस प्रकार कॉलेजियम व्यवस्था से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो एक व्यवस्था की गई है कॉलेजियम व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? कॉलेजियम व्यवस्था। क्या होती है ये कॉलेजियम व्यवस्था? कैसे होता है इसका प्रयोग? सुप्रीम कोर्ट में अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये पांचों मिलकर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। नाम भेजते हैं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए और वो राष्ट्रपति उसी को अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में लगाएगा। ये कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित ये व्यवस्था है। तो बात कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, देख लेना एक बार आप। नियुक्ति राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, अन्य की भी राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन उस अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के रूप में होती है। और ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है? इसमें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सबसे ज्यादा अनुभवी हो, उन चारों का और एक मुख्य न्यायाधीश, पांचों एक पेज के ऊपर एप्लीकेशन लिखेंगे और उसमें अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करेंगे और वही फिर राष्ट्रपति उसी बंदे को अन्य न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। ये सिस्टम होता है कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं इसको। ओके बच्चों, रह जाएगी ध्यान में? ठीक है, ये हो गया है राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित। योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की बात करेंगे हम लोग। योग्यता क्या होती है? योग्यताएं योग्यताएं कौन से बंदे को हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकते हैं? क्या योग्यता होनी चाहिए उसमें?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो नंबर 1 योग्यता की हम बात करेंगे, ए नंबर लिख लो आप, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1 योग्यता होगी है। नंबर 2 योग्यता, दूसरी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता कौन सी चाहिए? तो हाई कोर्ट अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, या तो हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट, या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में, हाई कोर्ट या 2 से अधिक न्यायालय, हाई कोर्ट या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश का पद संभाला हो उसने, न्यायाधीश। सिस्टम क्या होता है, क्या है बच्चों? देखो एक बार आप दोबारा रिपीट करता हूं मैं इसको, कि योग्यताओं में भारत का नागरिक होना चाहिए, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। भारत का नागरिक होगा वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कोई रटने वाली बात नहीं है। रटने वाली बात यह है, या तो वो हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट में उसने अगर लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश पद पर काम किया है, हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर काम किया है, उसे हम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, क्योंकि अनुभवी है वो बंदा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में अगर नहीं है, तो कोई अन्य कोर्ट के अंदर जो कम से कम 2 कोर्टों में उसने काम किया, 2 कम से कम चाहिए, ज्यादा 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक उसने न्यायाधीश पद पर काम किया हो। अगर अन्य न्यायालयों में किया है तो 2 पे किया होना चाहिए उसको। अगर हाई कोर्ट में किया है तो 1 ही होना चाहिए, बस 5 वर्ष तक काम किया हुआ होना चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, एक तो योग्यता ये है, या अथवा और कह दो इसमें, और मान लो ये योग्यता नहीं है उसमें, ये योग्यता उसमें नहीं है, तो दूसरी योग्यता है, बी में है दूसरी योग्यता, बी के अंदर ही दूसरी योग्यता, किसी हाई कोर्ट के अंदर, किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष वकालत की हो। वकालत मतलब एडवोकेट के रूप में काम किया हो उसने, एडवोकेट। हाई कोर्ट में अगर लगातार कोई बंदा 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका है, उस बंदे को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, किस पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। मान लो ये योग्यता भी उसमें नहीं है। भारत का तो नागरिक होना अनिवार्य है, अति जरूरी है, मेन तो ये तो है ही है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। उसके में न्यायालय में कम से कम, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष सेवा दी हो, या हाई कोर्ट में अगर नहीं दी हो तो 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष सेवा दी हो, उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर। मान लो ये हाई कोर्ट में भी नहीं दी हो उसने सेवा, 2 से अधिक न्यायालयों में भी उसने न्यायाधीश पद पर काम नहीं किया हो, तो वो कौन से काम को परिणत होना चाहिए? उसने 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट यानी वकालत का काम किया हुआ होना चाहिए। मान लो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है योग्यता, लेकिन राष्ट्रपति फिर भी अगर किसी को नियुक्त करना चाहे तो वो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। ये 3 में से 1 योग्यता चाहिए भाई। वैसे 4 होगी है क्योंकि इसमें 2 है, हाई कोर्ट में 5 वर्ष या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष, तो ये तीनों में से 1 योग्यता चाहिए, और ये अनिवार्य है। उस आदमी को, उस बंदे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है।
आइए समझ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, आराम से पढ़ लेना। योग्यताओं में हम बात करेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, एक अनिवार्य है, ये तो है ही है। इस अगली जो योग्यता है उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी हो। हाई कोर्ट में 5 वर्ष वकालत की होनी चाहिए, नहीं की है कोई बात नहीं है। नीचे के जो न्यायालय है उसमें कम से कम 2 न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो, मान लो ये भी नहीं है कोई बात नहीं है। किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार एडवोकेट के रूप में काम किया हो, चलो ये भी नहीं है, मान लिया। राष्ट्रपति की नज़र में विधि का, कानून का क्या होना चाहिए, वो ज्ञाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। ये उसका सिस्टम होता है राष्ट्रपति के पद का, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया है योग्यताओं से लेकर, योग्यताओं की बातें हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट बात करेंगे हम लोग। 4 कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल की बात करेंगे हम लोग। कार्यकाल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल। तो कार्यकाल की हम बात करेंगे तो कार्यकाल में उम्र दी गई है 65 वर्ष। 65 वर्ष उम्र, आपके यहाँ 10th क्लास में सिर्फ 65 वर्ष उम्र ही बताई है, बाकी वैसे 6 वर्ष और होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो कार्यकाल होता है। मान लो कोई 60 वर्ष का बंदा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन गया है, तो वो 65 वर्ष की उम्र तक क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, यानी उसका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया है। मान लो कोई 63 साल का बना है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो वो 2 वर्ष ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर काम करेगा। ये उम्र का होता है 65 वर्ष होती है कार्यकाल में। कार्यकाल 65 वर्ष उम्र पूरी हो जाए उसके बाद वो पद से हट जाएगा, ठीक है। ये कार्यकाल को बात। इसी कार्यकाल में ही अगर बात करें हम लोग हटाने को लेकर, हटाना, राष्ट्रपति इसको हटा सकता है या नहीं हटा सकता? नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्त कर सकता है, हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है। और हटाने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और वो है महाभियोग। कौन सा अधिकार है? महाभियोग। मतलब क्या है इसका? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कानून सम्मत काम नहीं किया है, उसने कोई पक्षपात कर दिया है, कोई घपलेबाजी कर दी है, तो उसे हटाना पड़ेगा। और वो हटाएगा कौन से? उसे हटाएगा महाभियोग प्रक्रिया से। और महाभियोग प्रक्रिया किसके पास होती है? ये संसद के पास होती है, यानी इसको संसद ही हटा सकती है, एक बंदे के बस की बात नहीं है। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 3 अंगों की अनिवार्यता जरूरी है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों हाँ भरेंगे तभी इसको हटाया जा सकता है। लोकसभा में 2/3 बहुमत आना चाहिए, राज्यसभा में 2/3 आना चाहिए। दोनों का बहुमत आ गया, फिर राष्ट्रपति के पास उसकी मान्यता मिलनी जरूरी है, उसे हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का ये सिस्टम होता है, ठीक है भैया, रह जाएगा ध्यान। तो ये कार्यकाल को लेकर बातें हो गई है। फिर बात करते हैं हम लोग वेतन, वेतन, भत्ते और सुविधाएं। सुविधा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों का वेतन क्या होता है, उनका भत्ता क्या होता है, उनका अन्य सुविधाएं कौन कौन सी मिलती है। तो वेतन, भत्ते और सुविधाओं को लेकर बात करेंगे हम लोग इनकी। वेतन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 1 लाख रुपए पर मंथ। मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश का 1 लाख रुपए होता है प्रति माह, 1 लाख पर मंथ होता है। 1 महीने के 1 लाख रुपए मिलते हैं उसे। कितने मिलते हैं? 1 महीने के 1 लाख रुपए मिलते हैं। अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो अन्य न्यायाधीश का थोड़ा सा कम होता है, मुख्य न्यायाधीश से थोड़ा कम होता है। कितना? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये कितने होते हैं? 90,000 रुपये मासिक है, ये भी 90,000 रुपये मासिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मंत्री के पास जो सुविधाएं होती है वो पूरी की पूरी सुविधाएं इन न्यायाधीशों को मिलती है। गाड़ी फ्री में मिलती है, मोबाइल का खर्चा मिलता है, धुलाई भत्ता मिलता है। इसके अलावा इनमें पेंशन का भी सिस्टम है, रिटायरमेंट के बाद में इनको पेंशन भी मिलती है। अन्य सुविधा में आती है ये, पेंशन का भी प्रावधान होता है इनके पास।
पेंशन भी मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकाल पूरी होने के बाद इनको पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। तो ये मुख्य न्यायाधीशों की कार्यकाल और वेतन से संबंधित बातें हैं। ओके बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कार्यकाल 65 वर्ष। हटाने का सिस्टम महाभियोग, जो संसद लेके आती है, कौन लेके आती है? संसद लेके आती है। वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं की बात करोगे तो मुख्य न्यायाधीश का 1 लाख होता है और अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 90,000 रुपये प्रति माह है। ओके, इसके अलावा एक मंत्री की जो सुविधाएं होती है वो पूरी सुविधाएं इनके पास होती है। पेंशन को लेकर हम बात करेंगे तो इनको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन का भी अधिकार दिया गया है। ओके, ठीक है। छठा पॉइंट आपके जो दिया हुआ है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग। उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां क्या है? ये सिस्टम क्या होती है? ये उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां मतलब न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्त किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोई फैसला दे दिया तो आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हो, निंदा नहीं कर सकते हो, उसकी आप कमियां नहीं निकाल सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया मेरे साथ या उसके साथ गलत कर दिया। इस प्रकार की अगर आपने कोई न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में, अगर किसी मल्टीमीडिया के अंदर इस प्रकार की अगर आपने पोस्ट डाल दी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये फैसला सही नहीं दिया, तो आप, सरकार ने एक प्रावधान बना रखा है संविधान में, उस पर केस होता है और सजा होती है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं कर सकते हो, उसमें आप किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं निकाल सकते हो। ये नहीं कह सकते हो आप कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है वो मनमर्जी से दिया है, पैसे लेकर दिया है, या ऐसे मान लो कि उसने कोई घपलाबाजी की है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट पर आप लांछन नहीं लगा सकते हो। तो न्यायाधीशों को उसके सभी कार्यों व निर्णयों के लिए आलोचनाओं से मुक्त प्रदान की गई है, मुक्ति प्रदान की गई है। आप उस पर किसी प्रकार की कोई आलोचना नहीं कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, अन्य न्यायाधीशों के बारे में, उनके फैसले के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की आलोचना नहीं की जा सकती। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, चलो अगला 7 नंबर पॉइंट है इसका, आपके जो किताब में, आपकी बुक में दिया है, न्यायालय का मुख्य स्थान। न्यायालय का मुख्य स्थान, न्यायालय का मुख्य स्थान यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य स्थान कहाँ होगा? मुख्य स्थान। तो अनुच्छेद 130 में यह बताया गया है कि न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य स्थान होगा, अनुच्छेद 130 में मुख्य स्थान होगा वो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली होगा। मुख्य स्थान दिल्ली होगा, लेकिन ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर इसको कहीं अन्यत्र भी स्थानांतरित किया जा सकता है, या ऐसे कह सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई किसी दूसरे हाई कोर्ट में भी हो सकती है। फैसले वहां पर किसी समस्या को सुना जा सकता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से इनका जो स्थान होता है, आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य स्थान कहाँ होगा? तो ये अनुच्छेद 130 के अनुसार दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? दिल्ली में होगा, ठीक है। आगे लास्ट बात करते हैं प्रतिबंध को लेकर, यहां रहने दो। प्रतिबंध आपकी बुक में ही दिया हुआ है, 8 नंबर सिस्टम। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कार्य मुक्त हो जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, उनके बाद में उसके ऊपर कौन से बैन लगाए गए हैं, कौन से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो प्रतिबंध की बात करोगे तो प्रतिबंध कौन से होते हैं? ये किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। कार्य मुक्त होने के बाद में किसी भी अधिकारी व न्यायालय में वकालत
नहीं कर सकते हैं। किसी भी अधिकारी के सामने ये आप वकालत नहीं कर सकते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हूं या मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हूं, तो मेरा चालान काटेगा। मान लो एसपी ने चालान काट दिया है, तो ऐसे नहीं है कि उसके साथ वो वकालत करेगा, वकालत नहीं कर सकता है, रोब नहीं झाड़ सकता है वहां पे, ठीक है ना। और या फिर किसी हाई कोर्ट में या किसी अन्य न्यायालय के अंदर जाकर वो ऐसे नहीं कि वकालत को जोड़ो लेंगे और क्या वो केस लड़ने तैयार हो जाए, है ऐसा नहीं होता है। कार्य से मुक्त हो गया, उसके बाद घर पर रहो, अपने पोता पोती ने खिलाओ हो, बैंक बाद में उसके अलावा कोई काम नहीं होगा, उसका कोई काम नहीं होगा, प्रतिबंध है उसके ऊपर, कानूनी रूप से कोई काम नहीं कर सकता है, किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है, किसी भी न्यायालय में जाकर वो वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ से बातें पढ़ी है हमने, कैसे बनते हैं, कैसा इनका अधिकार होता है, कैसे उनके न्यायाधीशों की संख्या होती है, उनके बारे में हमने इस क्लास में जिक्र किया है। अगली नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, उनमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों पर वो फैसला सुनाती है, कौन कौन सी उसके पास शक्तियां हैं, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है भाई।